अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, 11 पार्ट 2 का ही है और ये मजमून ही है। जैसे कि पहले हमने कुछ चीज़ें शेयर की, तो मजमून के लिए बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लाजमी याद रखनी चाहिए कि ये उर्दू में 3 मज़ामीन होंगे और 3 में से एक आपने करना होगा। इसी तरह आपने 8 से 10 सफ़ात, 6 से 8 भी हो सकते हैं, ये लिखने हैं, लेकिन इसमें जो मवाद होगा वो इंतहाई जानदार और बेहतरीन होना चाहिए। हर सफ़ा आपने एक सफ़ा आहिस्ता आहिस्ता, पूरा साल आपके पास है, आप अपनी रूटीन बना लें कि आपने एक सफ़े को मिलाकर 5 मिनट में लिखना है। पहले ये 10 में हो, फिर 7 में हो जाए, या पहले 15 में भी हो, कोई मसला नहीं। अभी आपकी प्रैक्टिस वैसी नहीं है, आप इसे 15 से 12 मिनट पे, फिर 10 पे, फिर 7 पे, बिलाखिर 5 पे ले आएंगे ना, तो पेपर मुकम्मल करने के बाद भी आपके पास 30-40 मिनट बचेंगे। उसमें आप अपने पेपर को प्रूफ रीड कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, उसके ऊपर मार्कर से लफ्ज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, हर जो मजमून है वो 3 ही उसके उन्वान हुआ करते हैं, 3 हिस्से हुआ करते हैं, 3 अज्जा हुआ करते हैं, इब्तिदाइया, नफ्स मजमून और इख्तितामिया। हर सफ़ा पर आपने 2 रेफरेंस देने हैं, 2 हवाला जात लाजमी हैं और ये आपने ज़रूर करना है। इससे 3 पैराग्राफ खुद ब खुद बन जाते हैं और इससे नंबर भी आपके इंक्रीज होते हैं, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि खुशी के मौके पे आप गम का कोई हवाला जात दे दें और गम के मौके पे खुशी का, ये आपने खुद रेलिवेंट करना है। और वाक़यात और जुमलों की तकरार बार बार नहीं होनी चाहिए। यानी कोई एक वाक़या लंबा वाक़या है तो उसे आपने शॉर्ट करना है, उसे आपने मुख्तसर बना के पेश करना है। और हेडिंग्स तो इससे गुरेज ही करना है, ये बिल्कुल नहीं देनी, एक भी हेडिंग्स नहीं। बल्कि बाज़ औक़ात बच्चे ये करते हैं कि वो हाईलाइट भी करते हैं, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ कर दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये एक सीधी यूँ लगता है जैसे हेडिंग्स हो, या पहला लफ्ज़ लिख दिया फिर इधर पहला लफ्ज़, तो ये भी बुरा लगता है। बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ये लफ्ज़ हाईलाइट किया, फिर यहाँ पे कर दें, फिर यहाँ पे, ताकि वो खूबसूरत लगे और आपके पेपर में भी अच्छे नंबर आए। हमारा आज का मौजू है बेटा हमारा निज़ाम तालीम। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और आप इन मसाइल से हमसे भी ज़्यादा आगाह हुआ करते हैं। तो सबसे पहले तालीम की अहमियत पे आपने बात करनी है। आपको पता है अरब में मकूला है, ये हदीस नहीं है, मकूला था कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग में कैदियों को कहा कि आप हमारे इतने लोगों को लिखा और पढ़ा दें, लिखना सिखा दें, हम आपकी जान बख्शी कर देंगे, हम आपको छोड़ देंगे और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, फिदिया भी नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत पे तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का उसूल हर मुसलमान मर्द और औरत, कुल्ले मुस्लिम का मतलब है इसमें मुसलमान औरतें भी आती हैं, हमारी बेटियां भी आते हैं, हमारे बेटे भी आते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों का जिक्र मौजूद है। तो तालीम जो है यह इंसान को इंसान बनाती है। अगर आप जानवरों की सी ज़िंदगी बसर करना चाह रहे हैं या करते हैं, जैसे हमारे अमूमी बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं हुआ करता, जैसे जानवर चारे के लिए, खाने के लिए तगो दो करता है, दुनिया में आता है, बच्चे पैदा करता है और उसके बाद मर जाता है, तो ये अगर इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है तो इसका मतलब है तालीम ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और डिग्रियों के सामने वो बस उसने कागज़ों के अंबार लगाए हैं और वो डिग्रियों के सामने सीना तान के खड़ा हो सकता है। खैर ये तो मज़ाक वाली बात हो गई। तो तालीम जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। कुरान बार बार कहता है क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? क्या पढ़ा लिखा जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकता है? बल्कि अहले ज़िक्र का भी एक जगह पे जिक्र है कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछ लो। एक आलिम जो है वो एक जाहिल के बराबर तो नहीं ना हो सकता। अच्छा, मजहबी हुक्म है इस हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है कि तालीम हासिल करना बेहतरीन है, तालीम हासिल करना, जानना। कुरान में कई 100 मरतबा या 100 कुछ मरतबा हुक्म है कि अल्लाह की ज़मीन को घूम फिर कर देखो। क्या तुम गौर नहीं करते? कुरान बार बार कह रहा है क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम सोचते नहीं हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार ये जो सोचने वाला अकली इस्तदलाल है ये दे रहा है कि अगर तुम इस ज़मीन के किनारों से निकल सकते हो तो निकल के दिखा दो। और ये जो आसमान तुम्हें सुकून के बगैर नज़र आता है, क्या इसमें तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत नज़र नहीं आती? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तालीमी, अकली, साइंसी और इल्मी इस्तदलाल पेश करते हैं इंसानों को। तालीम जो है एक पढ़ा लिखा मुल्क, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा उसे समझा जाता है जो अपना नाम लिख सकता हो। शरह खानगी में ये है कि जिसे नाम लिखना आता है वो पढ़ा लिखा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तालीम याफ्ता हों, आपको अपने हकूक़ का पता हो, दूसरों के हकूक़ का पता हो। जब कोई इंसान ज़ाती तौर पे तरक्की कर रहा होता है तो ये जब इज्तिमाइयत में आता है तो मुल्क भी तरक्की कर रहा होता है इससे।
اچھا نظریات جو ہیں اس کی ترویج کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ جس نظریے پہ قائم ہیں یا آپ طلباء میں جو نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں یا انہیں جس نظریے کا حامی بنانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں بنا سکتے ہیں. ویسے تعلیم کے ذریعے، نصاب کے ذریعے آپ کو یاد ہوگا اپنے بچپن میں جو کہانیاں سنی ہیں جو پڑھی ہیں وہ آج تک آپ کو یاد ہیں اور یہ جب تک آپ کی آخری سانس چلے گی تب تک یہ آپ کا ساتھ دیتی رہیں گی. اچھا پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. دنیا میں دو ایسے ملک ہیں جو نظریے کی بنیاد پہ قائم ہے. ایک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہے اور ایک اسرائیل ہے جو اپنے نظریے گریٹر اسرائیل جو ہے ان کا نظریہ وہ اس پہ قائم ہے اور وہ اس کے لیے اچھے طریقے سے تبادلہ کر رہے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے. آپ نوبل پرائز ہیں تو وہ بہت زیادہ یہودیوں نے لیے ہوئے ہیں. جب کوئی بچہ ان کا پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو مائیں جو ہیں وہ ایکسیلنس سینٹر میں جاتی ہیں اور وہاں پہ فزکس میتھ وغیرہ کرتی ہیں تاکہ ان کا بچہ ذہین پیدا ہو. جو آپ کو پتہ نا کمرے میں جیسے مائیں فوٹو لگاتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اسے دیکھ دیکھ کے ویسا خوبصورت بنے گا. تو ذہن جو ماں سوچتی ہے یعنی والدہ اگر ڈپریشن میں ہوگی تو بچے پہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوگا، مایوسی والا کوئی اور ہوگا. ساری زندگی بچہ ایسا رہے گا. تو جب آپ نے تعلیم کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، جب آپ نے نظریہ دوسروں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں. جیسے نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. تو جب ماں ایک پڑھی لکھی ہوگی وہ جاب کے لیے نہ بھی تعلیم حاصل کرے لیکن وہ جب اپنی اولاد کی تربیت کرے گی. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ماں کا دودھ جب پیتے تھے، وہ مدرسے میں گئے تو انہوں نے کہا اتنے پارے جو ہیں وہ میں نے اپنے والدہ میرے ساتھ ساتھ اتنے پارے انہیں آتے تھے اور وہ پڑھتے رہتے تھے تو وہ خود بخود مجھے یاد ہوتے ہیں. تو جب والد اور والدہ پڑھے لکھے ہوں گے بیٹا تو آٹومیٹیکلی اولاد پہ اثر پڑے گا. اچھا ہر قوم کی ایک مخصوص تہذیب ہوا کرتی ہے. جیسے اولڈ ایج ہوم ہے تو یہ باہر موجود ہے، ہماری یہ تہذیب نہیں ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ رہنا اور انہیں باعث برکت سمجھتے ہیں اور ان کا گھر میں موجود ہونا ہی ہمارے لیے اللہ رب العزت کی رحمت ہوا کرتا ہے. تو ہر جو قوم ہے اس کی ایک مخصوص تہذیب ہے اور اس کے مطابق اس کا نصاب ڈیزائن کیا جانا چاہیے. ہمارا جو سلیبس ہے وہ ہمارے کلچر کے مطابق، ہماری تہذیب کے مطابق، ہمارے رویوں کے مطابق اسے اگر آپ نے بہترین قوم بنانی ہے تو یہ سوچنا پڑے گا. ہمارے جو ماہرین نصاب ہیں کہ وہ ایک پوری صدی یا کوئی 10-20 سال جو ہے ان کی پلاننگ کریں کہ ہم نے یوں سلیبس بنانا ہے. اب بھی ہمارا جدید ترین سلیبس ہونے کے باوجود ہم باقی دنیا سے 60 سال پیچھے ہیں. اچھا نئی نسل تک ہماری اقدار صحیح طریقے سے پہنچانا کہ ہمارے اصل میں ہمارے جو اقدار ہیں، ہماری جو قدریں ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے جو افکار ہیں یہ نئی نسل تک پہنچانا ضروری ہے. جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو آپ تو ایک یہودی کا جنازہ جاتا دیکھ کے بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. تو آپ نے کہا انسان تو ہے نا. اسی طرح آپ نے غیر مسلم کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دی. آپ نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اپنے یہاں پہ عبادت کر لو. اچھا یکساں نظام تعلیم جو ہے ہمارے ملک میں اس وقت دو نہیں بلکہ کتنے ہی نظام تعلیم رائج ہیں. اور دوسرا ہمارے یہاں جو ذہانت کا معیار ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس بندے کو انگریزی آتی ہے وہی ذہین ہے، جسے یہ نہیں آتی وہ ذہین کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. تو غریب اور امیر میں یہ جو طبقاتی فرق ہے، ایک او لیول اور اے لیول کا پڑھا ہوا بچہ اور ایک میٹرک کیے ہوئے بچے میں بھی ان کی سوچ میں، ان کے ویژن کی میں، ان کے گفتگو کے انداز میں اور ان کے اعتماد میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اچھا اساتذہ کی تربیت بھی ضروری ہے. ہمارے ہاں صرف ڈگریاں لے لینا یہ تعلیم نہیں ہے بلکہ اساتذہ جو ہیں انہیں بھی تربیت یافتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ری ایکشن، اگر بچے کلاس میں آپ کو غصہ دلا دیں اور آپ غصے میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہیں آپ سے کھیل لیں، جب چاہیں آپ کو ہنسا دیں، جب چاہیں آپ کو رلا دیں یا جب وہ چاہیں آپ کو باتوں میں لگائیں اور پورا لیکچر لے جائیں. تو اساتذہ کے حوالے سے معذرت کے ساتھ یہ تربیت بھی ضروری ہے. اچھا طلباء جو ہیں یہ صرف نمبروں کی مشینیں نہیں ہیں. آپ اگر بڑے شہروں میں بعض جگہوں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ میں خود کپس کالج لاہور میں پڑھاتا رہا ہوں تو وہاں پہ استاد کو بسا اوقات صرف ٹیوٹر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس پیسے لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں بعض اساتذہ نے بھی پھر اس حوالے سے الحمدللہ مجاہدین کا کردار ادا کیا ٹیوشن پڑھانے کے حوالے سے یا لگاتار ایک ہی مخصوص سوچ کے حوالے سے. تو یہ جو استاد اور طلباء کے درمیان میں ایک بہترین
ताल्लुक़ और रबत था ये भी मौजूद होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, और जिस तरह आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं वैसे उस्ताज़ा भी आपके लिए यही करते हैं। दुनिया में बेटा आपके बहन भाई भी, आपके दोस्त भी आपकी वैसी तरक्की नहीं चाहते जैसे आपका उस्ताद और आपका बाप माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे भी बेहतर जाएँ। उस्ताद उस्ताद ही रहता है, लेकिन यकीनन वो सीढ़ी है, वो ज़ीना है जिस पे चढ़ के आप ऊपर की तरफ या बुलंदी की तरफ जाया करते हैं। अच्छा, 2 तबकाती निज़ाम भी हमारे यहाँ मौजूद है। गरीब जो है, अब तो 3 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना खाते हैं, दूसरे वक्त का खाना मिलता ही नहीं। वो जो एक मियारी ग़िज़ा वाला तस्वर है वो तो मौजूद ही नहीं है। अच्छा, मकसदियत से आ रही ज़िंदगी और तालीम जो है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो फिर आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने ज़िंदगी को एक मकसद दे दिया और तालीम को भी एक मकसद दे दिया। इल्म 2 तरह का है ना, एक वो जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए और एक वो जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो इल्म नाफ़े जो है उसकी तो बड़ी अहमियत है, उसके ज़रिए तो आप दुनिया बदल सकते हैं। जैसे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे तो आपने देखा एक साहबी मकान बना रहे हैं तो उन्होंने रोशनदान रखा है। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आपने रोशनदान क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा ताकि इससे रोशनी और हवा आए। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपकी ये नीयत होती कि इससे अजान की आवाज़ आए तो रोशनी और हवा तो आनी ही थी, तो जब तक ये कायम रहता आपको इसका सवाब मिलते रहना था। और तलबा के लिए आप देखें आपके पास कितना बड़ा एजाज़ है कि जो इल्म हासिल करते हुए मर जाए वो शहीद है, वो शहादत के रुतबे पे फायज है। और फिर जब कोई इल्म हासिल करने जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछाएं। और इल्म के उसूल के लिए जिसके पाँव पे मट्टी लगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर दोज़ख की आग हराम कर देते हैं। तो कितने बेहतरीन जो काम पेशा है उसके साथ आप और हम मुंसलिक हैं। अच्छा, मगरबी निज़ाम की जो तकलीद है ये भी हम धड़ाधड़ करते हैं। वैसे मुंह टेढ़ा करके हमें इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, वैसा लिबास जो है ये हमें अच्छा लगता है, वैसा हमारा जो सोचने का अंदाज़ है, हमारा जो बोलने का अंदाज़ है वो वैसा होता जा रहा है। गैर मेरी निसाब और कुतुब जो हैं इन्होंने भी यकीनन इसके हमें अपने कल्चर के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी तहज़ीब के मुताबिक इन्हें मोल्ड करना है। अच्छा, उस्ताज़ा की जो भर्ती की जाती है खुसूसन चूँकि प्राइवेट सेक्टर में पैसे लगे होते हैं बंदों के, तो वो कोशिश करते हैं कि हम बेहतरीन उस्ताज़ा लेके आएँ। और गवर्नमेंट सेक्टर में शुरू में तो बस एक पर्ची, एक चिट दे दी जाती थी और उस्ताद भर्ती हो जाया करते थे, चाहे उन्हें कुछ भी ना आता हो माजरत के साथ। अच्छा, साइंसी और फ़नी तालीम की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम कोई हुनरमंद लोग जो हैं वो पैदा करें। अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम, जैसे जापान ने ये किया कि उन्होंने सारे जो उलूम हैं वो अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट कर लिए और अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम से जान छूट गई। हमारे यहाँ जहानत का मेयार ही पैरामीटर ही अंग्रेज़ी को करार दिया जाता है। सिंध में बड़ी माजरत के साथ, सिंध में या बाज़ और इलाकों में लोग नकलें लगाते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाया करते हैं। तो ये जो रुझान है बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि नकल भी फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। नकल से भी आप उस बच्चे का हक मार रहे हैं जो मेहनत करके पढ़ रहा है, तो आप वहाँ पे डॉज करवा रहे हैं, ये भी गुनाह है शदीद। पेपर जो चेकिंग है, आप देखते हैं आपने बोर्ड में आप जब रीचेकिंग करवाने जाते हैं आपने सही लिखा होता है और उस बंदे ने क्रॉस लगाया होता है, आपके पेपर चेक करने वाले हैं, तो यकीनन दिल दुखता है और बददुआएं दिल से निकला करती हैं ऐसे लोगों के लिए। तो पेपर चेकिंग का निज़ाम बड़ा बेहतरीन होना चाहिए और कारकर्दगी की बुनियाद पर तलबा और उस्ताज़ा के वज़ाइफ मुकर्रर होने चाहिए। चूँकि तालीम और सेहत, रोटी, कपड़ा और मकान जो है ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। ये अलग बात है कि हमारी स्टेट के पास वैसे वसाइल नहीं हैं, लेकिन वो तलबा जो पढ़ने का शौक़ रखते हों, पढ़ सकते हों, उनके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।